नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। इसका एक ही उद्देश्य है, शिक्षा है अमूल्य। हम सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए स्टैटिक जीके और जीएस की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें। और आज मैं बता दूं आप सभी को कि इस वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 25 से 30 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके से ही रिलेटेड होंगे। और हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है, अभी तो अपनी माता पिता के और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करना बाकी है। और जब तक उनको पूरा नहीं कर देना है तब तक अविराम चलते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी अच्छी बात के साथ में हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तंजावुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस हैं राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, आदित्य प्रथम या विजयालय। तो तंजावुर का जो प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो चोल वंश के बारे में। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। अगर हम बात करते हैं विजयालय के बारे में, तो विजयालय ने नर केसरी की, किसकी? नर केसरी की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, किसका बनवाया था? निशुंभ सूदनी का। निशुंभ सूदनी का मंदिर इनके द्वारा निर्माण किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि जो इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी तंजावुर थी। और तंजावुर, जिसको तंजाई के नाम से भी जाना जाता था, और ये तमिलनाडु में स्थित है। अब तंजावुर के वास्तुकार कौन हुए? तंजावुर के वास्तुकार थे आपके राजराज पेरुथच्चन। कौन कौन थे? राजराज पेरुथच्चन। इन्होंने जो है इसका निर्माण किया था, पेरुथच्चन। अगर हम बात करते हैं कि जो चोल, क्षमा चाहेंगे, जो चोल थे, चोलों का जो स्वतंत्र राज्य था, ये सबसे पहले किसने स्थापित किया था? आदित्य प्रथम ने किया था। अगर हम बात करें कि जो राजराजेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। और जो गंगईकोंड चोलापुरम है, और इसकी उपाधि किसने ली थी? राजेंद्र प्रथम ने ली थी। और जो चोलों का सर्वाधिक विस्तार किया था, वो किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और जो गजनी का सुल्तान था महमूद, वो राजेंद्र प्रथम का ही समकालीन हुआ। और चोलों की सबसे जो खास व्यवस्था थी, वो थी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के लिए चोल वंश अत्यधिक प्रचलित है। किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए। स्थानीय स्वशासन के लिए। इन सभी पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे। और जो चोल का जो अंतिम चोल राजा हुए, वो कौन थे? राजेंद्र तृतीय हुए। कुछ और चोल वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम नोट करते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। चोल की जो कांस्य प्रतिमाएं हुई, वो संसार की अभी तक उत्कृष्ट प्रतिमाओं में उनको सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो कांस्य प्रतिमाएं हुई, वो संसार की अभी भी सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं मानी जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार यूपी ट्रिपल एससी में कि सबसे अत्यधिक जो उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं हैं, वो किस वंश से हैं? तो वो चोल वंश से मानी जाती हैं। इसी में अगर हम बात करें कि तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर के जो विमान हुए, उनको भारतीय वास्तुकला का निकष किसने कहा है? तो पर्सी ब्राउन ने तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है, उत्कृष्ट शैली का माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चोल वंश से ही संबंधित है। चोल कालीन सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? आपके ऑप्शन है कलुंच और निरप, निष्ठ या निवार। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है कलुंच। कलुंच आपके चोल कालीन सोने के सिक्के कहलाते थे। कुछ चोल कालीन शासन व्यवस्था पर हम नजर डालते हैं। चोल कालीन जो सोने के सिक्के थे, इनको क्या कहा जाता था? कलंजु कहा जाता था।
और उत्तर जो मेरूर शिलालेख हुआ इसका संबंध चोल शासक परंतक प्रथम से हुआ था। और जो आपके तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं, ऑप्शन पूछा जाता है निम्न में से कौन से तमिल साहित्य के त्रिरत्न नहीं है, तो कौन कौन से थे ये पढ़ लेते हैं। तो कंबन, ओट्टन कुट्टन और पोंगलादी, ये कौन थे, तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन हुए, पंप, पोन्न और रन्न, ये कौन है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। अच्छा, भगवान विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है, अलवर संत कहा जाता है। और भगवान शिव के उपासक को क्या कहा जाता है, नायनार संत कहा जाता है। और जो चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ उसका क्या नाम था, कावेरी पट्टनम था। क्या था, कावेरी पट्टनम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चोलकालीन जो सोने के सिक्के थे उनको कलंजु कहा जाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख का संबंध चोलकालीन शासक परंतक प्रथम से था। कंबन, ओट्टन कुट्टन, पोंगलादी ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंप, पोन्न और रन्न कन्नड़ साहित्य के तीर्थ माने जाते हैं। भगवान विष्णु के उपासक को अलवर संत कहते हैं और भगवान शिव के जो उपासक हुए उन्हें नायनार संत कहा जाता है। और चोलकालीन जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ उसका नाम क्या है, कावेरी पट्टनम हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शन है आपके इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका सही आंसर होता है कि जो आपके जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये आपके शेरशाह सूरी के समकालीन थे। आइए हम शेरशाह सूरी के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। तो ये किस वंश से संबंधित थे, ये सूर वंश से संबंधित थे। और जो शेरशाह थे ये सूर वंश के संस्थापक थे, अफगानी शासक थे शेरशाह सूरी। बचपन का नाम इनका फरीद खान था और शेर खान की उपाधि किसने दी थी इन्हें, बहार खान लोहानी के द्वारा दी गई थी। माना जाता है कि बहार खान लोहानी के यहाँ पर जो एक शेर ने अटैक किया था और शेरशाह सूरी के द्वारा अपने तलवार से एक बार में ही उस शेर के गले को काट के अलग कर दिया था इन्होंने। तभी से जो है बहार खान लोहानी ने इनका नाम शेर खान रख दिया था। और चौसा का युद्ध की अगर हम बात करें तो 1538 में हुआ था। यहाँ पर शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और बिलग्राम का युद्ध अगर हम बात करें तो 1539 में हुई और ये उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। कालिंजर का युद्ध 1545 में हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। मकबरा देखें तो सासाराम में इनका मकबरा बना हुआ है। और सासाराम अगर आपको बताओ तो पटना बिहार में है और वहाँ पर झीलों के मध्य में ऊंचे टीले पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि जो सासाराम का मकबरा है ये जो शेरशाह सूरी का, ये हिंद और ईरानी वास्तुकला का सबसे नवीन, सबसे प्रथम समन्वय माना जाता है। और इन्होंने जो चांदी का जो मुद्रा है, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था, लगभग 168 ग्रेन का चलाया था इन्होंने। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक शासन करते हैं। और मृत्यु की अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो इनकी मृत्यु होती है, क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि इनकी मृत्यु तिथि सहित पूछा गया था, तो 22 मई 1545 को इनकी मृत्यु हुई थी। और जैसा कि आपको पता है कि जो इनको जो भूमि मापन प्रणाली के लिए शेरशाह को जाता जाता है, तो इन्होंने क्या क्या यूज किया था, तो 32 अंक वाला सिकंदरी गज, 32 अंक वाला सिकंदरी गज, क्या सिकंदरी गज इन्होंने यूज किया था। और इन्होंने जो यूज किया था वो यूज किया था सन की डंडी का भी यूज इनके द्वारा प्रचलन किया गया था। सन की डंडी के द्वारा भूमि मापन की प्रणाली का प्रचलन इनके द्वारा किया गया था। 1541 ईस्वी में पाटिलपुत्र को पटना नाम से इन्होंने पुनः स्थापित किया था। और इनके जो कुछ और इम्पोर्टेंट कामों की अगर हम चर्चा करें तो ग्रेट जो आपका ट्रंक रोड है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसकी मरम्मत इन्होंने करवाई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया था, शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। और अभी जैसे कि आपने देखा कि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो शेरशाह से ही संबंधित थे। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो कबूलियत और पट्टा प्रथा का संबंध भी शेरशाह सूरी से है। कबूलियत और पट्टा प्रथा, कौन सी प्रथा, पट्टा प्रथा, इसकी भी शुरुआत किसने करवाई थी, इसकी भी शुरुआत जो है आपकी शेरशाह सूरी के द्वारा करवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक की कब्र रंगून में है।
आप सभी लोगों को याद होगा जब 1857 में बहादुर शाह जफर ने 1857 में क्रांति में अपना सहयोग दिया था, तो उसी समय अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया गया था, पेंशन दे करके रंगून भेज दिया गया था। तो इनकी वहीं पर इनकी मृत्यु होती है और इनकी कब्र कहाँ पर है? रंगून में है। तो बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर है? रंगून में है। पढ़ लेते हैं कुछ उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में। तो जो साहे बेखबर और मुअज्जम, मतलब कि इनका जो उपनाम था, जो बचपन का जो नाम था वो मुअज्जम था, और साहे बेखबर के उपनाम से इनको जाना जाता था। किसको जाना जाता था? बहादुर शाह को जाना जाता था। अगर बात करें तो किंग मेकर किन्हें कहा जाता था? तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता था। शासक निर्माता कहा जाता था इनको। लंपट मूर्ख जहादार शाह को कहा जाता था, जहादार शाह को कहा जाता था। गणित कायर किसे कहा जाता था? फर्रुख सियर को कहा जाता था। रंगीला किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला पूरा नाम इनके उपनाम के साथ जोड़ करके बोला जाता था। मोहम्मद शाह और एक वो चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे कि एक संगीतकार के तौर पर मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में किसने ख्याल की रचना की है? तो मोहम्मद शाह ने ख्यालों की भी रचना की है। अगर हम बात करते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ? वो शाह आलम द्वितीय हुआ। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। और अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा किसके समय हुआ था? जो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। अगर हम बात करें कि इसी में उत्तरकालीन जो मुगल बादशाह थे इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं कि जो हैदराबाद की स्थापना हुई ये किसके द्वारा की गई थी? तो तुरानियों के द्वारा। हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुरानियों के द्वारा की गई थी। हैदराबाद किसकी द्वारा? हैदराबाद तुरानियों के द्वारा। और अवध इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी भी चुनाव हुए हैं। तो अवध की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अवध की स्थापना ईरानियों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा अवध की स्थापना की गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं नादिर शाह के बारे में, तो 1739 में आक्रमण करता है। उस समय जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे वो मोहम्मद शाह थे। और जो आपका ये तख्ते ताऊस है, जो मयूर सिंहासन है, इसकी जो निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां द्वारा करवाया गया था। और ये जो आपका नादिर शाह थे यही 1739 में आक्रमण करते हैं और लगभग 70 लाख की संपत्ति, तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा जो था वो लेकर के वापस हो जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो आपका थर्ड की अगर हम बात करें तो 1761 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, और जिसमें मराठा हारे थे। कौन हारे थे? मराठा हार गए थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इन्होंने आक्रमण किया था टोटल 8 बार। कितनी बार किया था? 8 बार किया था आक्रमण। वहीं पर अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट बनते हैं कि जो लाल किला में स्थित है हीरा मस्जिद, कौन सी मस्जिद? या हीरा महल के नाम से जाना जाता है। तो लाल किला में स्थित हीरा महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने करवाया था। किसने करवाया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा करवाया गया था। कौन सा? हीरा महल। ये कहाँ पर स्थित है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्थित है आपका लाल किला में। और जो मिर्जा गालिब थे, मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में निवास किया करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा महाद्वीप कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट के नाम से भी जाना जाता है? आज हम सभी लोग इस प्रश्न के साथ में 20 से 25 पॉइंट और हम जो है अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे, जो आपके सीधे सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट के नाम से आपका अफ्रीका महाद्वीप को के बारे में कहा जाता है कि इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। अगर हम कुछ अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं तो एकमात्र महाद्वीप जिसमें से आपका कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों वृत्त होकर के गुजरते हैं। विक्टोरिया झील आपकी कहाँ से होकर के गुजरती है? विषुवत रेखा से होकर के गुजरती है। सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। कांगो नदी विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी आपकी विषुवत रेखा को 2 बार और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर देखें तो किम्बरले और ओरपा
महत्वपूर्ण हीरे की खानें हैं आपकी अफ्रीका में। और कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, मतलब कि अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर, स्टेनली जलप्रपात कहाँ पर? कांगो नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। और आसवान बांध आपका नील नदी पर स्थित है। और करीबा बांध है वो आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। एक बार और हम कुछ पॉइंट देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो विश्व में कैसा महाद्वीप है? वो विश्व का आपका दूसरे नंबर का महाद्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो किन संधियों के द्वारा अलग होता है? तो जो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से पृथक होता है। और इसके पूर्व में कौन सा सागर है? पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है, जो विषुवत रेखा से होकर के गुजरती है। और यहीं पर आपकी सबसे लंबी जो नील नदी है वो निकलती है। अगर हम बात करें, जो नील नदी है आपकी वो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। कहाँ कर गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। तो जो नील नदी है वो कहाँ से होकर के? सहारा मरुस्थल से होकर के भूमध्य सागर में गिरती है। अब हम कुछ अफ्रीका की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बुशमैन है, कौन सी है? बुशमैन आपकी ये कहाँ पर पाई जाती है? कालाहारी में। कहाँ पर? कालाहारी में पाई जाती है, ठीक है। और पिग्मी, पिग्मी आपकी कांगो बेसिन में, पिग्मी कांगो बेसिन में, ठीक है। और आपकी बद्दू, बद्दू कहाँ पर पाई जाती है? काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। और अगर हम बात कर लें कि एक और जनजाति है, पूछा जाता है कि जो सहारा में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए जो मार्गदर्शन का काम करती है, उस जनजाति का नाम बताइए। तो वो जनजाति आपकी तुआरेग। कौन सी? तुआरेग जनजाति है, जो अफ्रीका जो मरुस्थल है आपका, जो सहारा मरुस्थल है, उसमें आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए ये क्या करती है? मार्गदर्शक का काम करती है। अगर हम बात करते हैं अगले कुछ और फैक्टों के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जेब्रा और जिराफ के लिए ये बहुत ही विश्वविख्यात है। कौन सा क्षेत्र? ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ट्रांसवाल क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो आपका जेब्रा के लिए और जिराफ के लिए। किसके लिए? जिराफ के लिए। अगर हम बात करते हैं एक और उसके लिए, तो अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? उष्ण घास के मैदान, उनको सवाना कहा जाता है। और जो शीतोष्ण, मतलब कि जो हॉट, जो आपके कह सकते हैं उष्ण में सवाना, और आपका जो शीत कटबंधीय घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो जो अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है, इसमें एक चिड़िया पाई जाती है, उसका क्या नाम है? शुतुरमुर्ग पाई जाती है। कौन सी? शुतुरमुर्ग। आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन की दृष्टि से जो अफ्रीका में जो किम्बरले खान है वो दक्षिण अफ्रीका में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ओरापा आपकी खान है वो कहाँ पर है? बोत्सवाना में विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, ठीक है। जैसे जो उत्पादन की दृष्टि से कौन सी है? वो किम्बरले की है। कौन सी? किम्बरले की खान है। कौन सी? किम्बरले की खान है। ये आपकी उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है, बड़ी है। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। और अगर हम बात कर लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका है ओरापा। कौन सी है? ओरापा। ओरापा। ओरापा कहाँ पर है? ओरापा आपकी बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। और अगले अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात करें तो आपको बताना चाहिए कि उत्तरी अफ्रीका में विश्व का जो सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा है। अब जो ये आपको पॉइंट पता है, लेकिन इसमें जो है आपकी एक चीड़ झील है, जो चाड झील है, इस मरुस्थल में प्रमुख झील है, ठीक है। और इसके जो आपके अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में कौन से पाया जाता है मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। अब यहीं पर एक और मरुस्थल है जो टेफिलालेट मरुस्थल। टेफिलालेट मरुस्थल अफ्रीका के किस देश में है? मोरक्को में है। कौन सा है? मोरक्को में। मोरक्को में कौन सा आपका मरुस्थल है? बता दें, टेफिलालेट मरुस्थल। टेफिलालेट मरुस्थल। टेफिलालेट मरुस्थल आपका कहाँ पर है? मोरक्को में स्थित है। अगर हम बात करें एटलस पर्वत के बारे में, तो ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर हम बात करें कि लगभग ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को में लगभग
1000 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा है, जो आपका एटलस जो पर्वत है ये आपका नवीन वलित पर्वत है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है एटलस पर्वत की अगर हम बात करें तो ये कैसा पर्वत है, ये नवीन वलित पर्वत है। कैसा है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो कौन सी है, टौबकल। कौन सी, टौबकल, ये है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी, ठीक है। जो कहाँ पर स्थित है, ये आपकी मोरक्को में है। कहाँ पर, मोरक्को में स्थित है। अगर हम आगे हम बात करते हैं कि एक कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो दक्षिण अफ्रीका के जो जोहान्सबर्ग है इसको स्वर्ण नगर कहा जाता है और जो है जो किम्बरले है उसे क्या कहा जाता है, हीरो को नगर कहा जाता है। तो आपका जो स्वर्ण नगर है, ठीक है, ये क्या है, स्वर्ण नगर आपका जोहान्सबर्ग है। कौन सा, जोहान्सबर्ग है। और अगर हम बात करें जो हीरे का नगर है, हीरो का नगर है, इसे किसे कहा जाता है, किम्बरले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किम्बरले को कहा जाता है। अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका विश्व का जो क्रोमियम है, क्रोमियम का 90% साउथ अफ्रीका में आपका उत्पादन होता है। क्रोमियम का, किसका, क्रोमियम का 90% कहाँ पर उत्पादन होता है, अफ्रीका में होता है। और अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की जो न्यायिक राजधानी है वो क्या है, आपका ब्लॉमफॉन्टेन है। क्या, कौन सी है, ब्लॉमफॉन्टेन है, ब्लॉमफॉन्टेन है, ठीक है। यह आपकी कौन सी है, ये आपकी न्यायिक राजधानी है। अगर हम बात करें कि अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, वो चाय उत्पादित करने वाला आपका देश है कीनिया। कौन सा देश है, कीनिया। जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो जैतून अगर हम बात करें, चाय आपका कीनिया में और जैतून आपका ट्यूनीशिया में। किसमें, ट्यूनीशिया में उत्पादित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो स्टैनली जलप्रपात है वो आपका कहाँ पर है, स्टैनली जलप्रपात आपका कांगो नदी पर है और विक्टोरिया जलप्रपात आपका कहाँ है, जाम्बोजी नदी पर है। और आसवान बांध नील नदी पर है और करीबा बांध आपका जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका के देश कौन कौन से हैं, तो गैबोन आपका कौन कौन सा, गैबोन और कॉन्गो आपका, ठीक है, कॉन्गो गणतंत्र और युगांडा और आपका कीनिया और सोमालिया, ये देश आपके भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अफ्रीका का जो प्रमुख खजूर उत्पादक देश है वो कौन सा है, मिस्र है। कौन सा है, आपका मिस्र है। और इसमें जो किसान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फल्लाह कहा जाता है। एक और अगर हम बात करेंगे कि जो किलिमंजारो के जो पूर्वी ढलान है उसमें जो कहवा की जो कृषि है उसको किस जनजाति के द्वारा की जाती है, तो छग्गा जनजाति है। तो छग्गा जनजाति सबसे पहली बात किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर पाई जाती है और ये जो है कहवा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कहवा के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट आपका लगभग लास्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो पॉम तेल की नदी, जो पॉम ऑयल रिवर है उसे किसे कहा जाता है, तो नाइजर नदी को क्या कहा जाता है, पॉम ऑयल रिवर कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक अफ्रीका का नगरीकृत देश कौन सा है, लीबिया है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया है। अगर हम बात करें कि जो दक्षिण सूडान है वो अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है और ये यूएनओ का 193rd मतलब कि 193वां देश है और इसकी जो राजधानी क्या है वो है जुबा। इसकी राजधानी क्या है, जुबा है, ठीक है। और ये कब स्वतंत्र हुआ था, तो 9 जुलाई 2011 को, 9 जुलाई 2011 को ये स्वतंत्र होता है। आपको सेशन कैसा लगता है, लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या NSSO अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो आपका सही आंसर हो जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य किया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर RBI के विषय में, तो स्थापना कब होती है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में होती है, ठीक है। और कहाँ पर होती है, कोलकाता में होती है, कोलकाता में होती है। अगर हम बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1949 में होता है। पहले इसके गवर्नर कौन होते हैं, पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ होते हैं। कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख होते हैं। कौन होते हैं, CD
देशमुख होते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान समय में इसके गवर्नर कौन है, तो वर्तमान समय में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय में इसमें मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। और पी राधाकृष्णन कौन है, वित्त राज्य मंत्री हैं। पी राधाकृष्णन आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, नोट कर लीजिए, पी राधाकृष्णन ये कौन है, वित्त राज्य मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका CSO, इसकी स्थापना कब होती है, 2 मई 1951 को। कब होती है, 2 मई 1951 में इसकी स्थापना होती है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, विमल कुमार राय। कौन है, विमल कुमार राय, ये क्या होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। NSSO की बात करें तो NSSO की स्थापना भी आपकी 1950 में होती है और इसका फुल फॉर्म क्या बन जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बन जाता है। कुछ और जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित सभी सामान एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय के बारे में सैंपल और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप ले लीजिए कि एक वर्ष में उत्पादित सभी सामान एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, गणना कौन करता है, गणना आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। राष्ट्रीय आय की गणना करने में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की NSSO क्या करता है, मदद करता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अगर हिंदू वृद्धि दर की बात करें तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से है। काफ़ी NTPC में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि की अवधारणा है, इसके प्रतिपादक कौन है, प्रोफेसर राजकृष्ण थे हिंदू वृद्धि की अवधारणा के प्रतिपादक। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसके द्वारा दिया जाता है, तृतीय क्षेत्र का। न्यूनतम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है। इसका आधार वर्ष क्या रखा गया, 2017 और 2018। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का प्रथम बंदरगाह निम्न में से कौन सा है जो रसायन निपटान हेतु स्थापित किया गया है। नंबर 1 कोच्चि, न्हावा शेवा, एन्नोर या दाहेज। तो दाहेज देश का प्रथम बंदरगाह है, ठीक है, जो रसायन निपटान हेतु स्थापित किया गया है। कुछ देश के प्रमुख बंदरगाह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कोलकाता आपका कहाँ पर है, तो कोलकाता का जो बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल में। मुंबई का न्हावा शेवा महाराष्ट्र में है। और चेन्नई का तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। कोच्चि केरल, पारादीप उड़ीसा, कांडला गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई का न्हावा शेवा महाराष्ट्र में, चेन्नई का तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कोच्चि केरल, पारादीप आपका उड़ीसा में, कांडला गुजरात में और विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 1 मई 2014, 1 मई 2015, 1 मई 2016 या 10 मई 2016। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है 1 मई 2016। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं फटाफट से हम याद कर लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, यह कब स्टार्ट की गई थी, 28 अगस्त 2014 को। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। जो उजाला योजना है 1 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपकी 1 मई 2016 को। सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017 को। भारत योजना 25 सितंबर 2018 को। PM किसान मानधन योजना 30 मई 2019 को चालू की गई थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 सितंबर 2014 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, उजाला योजना 1 मई 2015 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017 को, भारत योजना 25 सितंबर 2018 को और PM किसान मानधन योजना 30 मई 2019 को प्रारंभ की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 363।
तो अगर हम बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद जो 352 है आपका, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका राष्ट्रीय आपातकाल से है। और ये किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? तो ये आपका 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। वो 3 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 युद्ध के समय में, ठीक है। और दूसरा आपका बाह्य आक्रमण के समय में। कब? बाह्य आक्रमण के समय में। और तीसरा है आपका सशस्त्र विद्रोह। किसमें? सशस्त्र विद्रोह के समय में। अगर हम बात करते हैं ये कब कब लगाया गया है, तो ये 3 बार लगाया गया है। पहली बार आपका 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया था। फिर लगाया गया 3 दिसंबर, दूसरी बार लगाया गया 3 दिसंबर 1971 को। और तीसरी बार और अंतिम बार लगाया गया था आपका 25 जून 1975 को। अगर हम बात करें अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो आपका राष्ट्रपति शासन से है। और राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर बात करें तो सर्वप्रथम कहाँ लगा था? तो सर्वप्रथम ये पंजाब में लगा था। और कब लगा था? 20 जुलाई 1951 को। कब? 20 जुलाई 1951 को लगा था। अगर हम बात करें सर्वाधिक समय का कहाँ पर लगा, तो ये आपका लगा जम्मू एंड कश्मीर में लगा था। कब लगा था? कब से कब तक? तो 1990 से लेकर के और आपका 9/10 मतलब 9 अक्टूबर 1996 तक, सबसे लंबी अवधि तक के लिए कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर में लगा था। 360 की अगर बात करें तो ये आपका वित्तीय आपातकाल है। और अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 363, तो आपका आपातकाल से संबंधित कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 363 आपका सही ऑप्शन हो जाता है। यह आपातकाल से संबंधित नहीं है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 340 आपका पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है 340। 343 आपका संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आपका राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। और 394 आपका संविधान का हिंदी में भाषा अनुवाद से संबंधित है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा से संबंधित है। 3 परिप्रेक्ष्यों में लगाया जाता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कोई अगर ऐसी 3 घटनाएं हो सकती हैं जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तो इनके आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। 356 राज्य आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से जो है नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पहले पंजाब में 20 जुलाई 1951 को लगाया गया। सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में 1990 से 1996 तक लगा रहा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 3 बार लगाया गया है, 1962, 1971 और 1975 में। अगर हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में, तो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। 370 आपका जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। और अनुच्छेद 394 आपका संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं युवा गृह, पाठशाला, शक्ति स्थल, विद्या सदन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है युवा गृह। युवा गृह किसे कहा जाता है? जो जनजातियों की शैक्षणिक संस्था होती है उसे युवा गृह कहा जाता है। अगर देख लेते हैं कुछ जनजातियों के विषय में, तो थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। काफ़ी ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो वो आपका थारू जनजाति है। जौनसारी जनजाति है, इसमें बहुपति विवाह का जो प्रचलन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो कौन सी है वो है भील। अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा जनजाति समूह देखें तो वो है आपका गोंड। जो धूमकारिया संबंधित है उराव जनजाति से। किससे? उराव जनजाति से। भुजिया जनजाति के लोग रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। किससे कहते हैं? लाल बंगला कहते हैं रसोई घर को। कौन सी जनजाति? भुजिया जनजाति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कॉर्टिकॉल्स, सेक्सिकॉल्स, क्रिप्टोफाइट या रोडोफिसिंग। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है
कॉर्टिकॉल्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। जो पेड़ पर की छाल पर जो उगने वाले लाइकेन होते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। अगर हम कुछ लाइकेन के विषय में चर्चा कर लेते हैं तो लाइकेन का जो नाम था किसने दिया था? लाइकेन का नाम थियोफ्रिस्टस ने दिया था। किसने दिया था? थियोफ्रिस्टस ने दिया था। इसका अध्ययन जो है लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ पर भी वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन उपस्थित नहीं होते हैं। कवक तथा शैवाल सहजीवी संबंध स्थापित करके लाइकेन का निर्माण करते हैं। किससे? तो आपका कवक और शैवाल मतलब जो शैक होते हैं ये अपने आप में जो एक सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं और लाइकेन का निर्माण करते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स कहते हैं। और चट्टानों पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहा जाता है। लिटमस पेपर जो आपका बनता है वो किस लाइकेन से मिलता है? वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे? रोसेला नामक। लाइकेन के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइकेन का नाम थियोफ्रिस्टस ने दिया था। इसका अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। कवक तथा शैवाल सहजीवी संबंध स्थापित करके लाइकेन का निर्माण करते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स तथा चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित विकल्पों में से उस वैज्ञानिक का नाम छांटिए जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, फ्राइड्रिक सेंगर या जॉन बार्डिंग। तो आपका सही आंसर हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को अभी तक मात्र एक बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर हम कुछ जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1901 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड नोबेल हैं इनके द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र का नोबेल आपका कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। बाकी आपके टोटल 6 प्रकार के क्षेत्र में दिया जाता है आपका नोबेल। टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 5 क्षेत्रों में 1901 से और छठा मतलब कि अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल के लिए नामित किया गया किंतु उन्हें एक बार भी नहीं चुना गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह में होती है और वह 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल 3 बार दिया गया है। कब कब? 1917, 1944, 1963 में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई हैं जो कि एक क्या है? महिला हैं। सबसे कम उम्र का जो पुरुष नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं वो कौन है? लॉरेंस ब्रैग हैं। लॉरेंस ब्रैग सबसे कम उम्र के पुरुष नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जो जॉन बी गुडएनफ हैं। इन्हें 2019 में रसायन का नोबेल दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पॉकेट डायनमो के नाम से निम्न में से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं माइकल फेल्प्स, महेश भूपति, लिएंडर पेस या जवागल श्रीनाथ। तो हम अगर बात करें सही आंसर आपका हो जाता है महेश भूपति। महेश भूपति को पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है। कुछ खिलाड़ी और उनके उपनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था? जो हॉकी के जादूगर थे उन्हें कहा जाता था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। माइकल फेल्प्स जो है उनको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता था। ये तैराकी से संबंधित है। अगर हम बात करें तो सौरव गांगुली थे ये बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते थे। पेले को जो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता था पेले को। और जो आपके इयान थोपे थे इनको किस नाम से जाना जाता था? टॉरपीडो के नाम से जाना जाता था। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर, पीटी ऊषा को उड़न परी, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख और माइकल फेल्प्स आपके फ्लाइंग फिश और सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर, पेले को ब्लैक पर्ल और इयान थोपे को टॉरपीडो के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर और आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका सही आंसर हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आइए कुछ पदार्थ और उनके व्यापारिक नामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो साधारण नमक है उसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड, धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट,
बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्षमा चाहेंगे, और गैलेना को लेड सल्फाइड के नाम से भी जाना जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड, धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और गैलेना को लेड सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।